हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड ईएमआई के बारे में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट और इसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जो क्रेडिट कार्ड ईएमआई है ये कैसे काम करती है, इसका पूरा सिस्टम कैसे चलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसी कन्फ्यूजन के चलते मेरे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 9,000 है और एक मोबाइल हमें ख़रीदना है जिसकी कीमत जो है जिसका प्राइस 16,000 रुपये है, तो अगर हमें वो मोबाइल फ़ोन ईएमआई पे परचेज़ करना हो अपने इस क्रेडिट कार्ड से जिसकी लिमिट सिर्फ जो है 9,000 रुपये है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम 1 साल के लिए ईएमआई बनवाए उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए, तो जो हमारी ईएमआई बनेगी यानी कि जो हमें मंथली पेमेंट करना होगा वो 1,333 रुपये प्लस उसमें जो भी हमसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जोड़ते हैं। चलिए 1,500 रुपये अगर हमें जो है पे करना हो मंथली, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस 9,000 क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड से एक 16,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं ईएमआई पे? ऐसा मुमकिन है कि अगर हमें कोई जो है प्रोडक्ट परचेज़ करना हो लेकिन उसका जो प्राइस है या फिर कोई सर्विस हमें परचेज़ करना हो लेकिन जो प्राइस है वो हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कहीं ज़्यादा है और हमें वो ईएमआई पे लेना हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या वो ईएमआई पे हमें मिल सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं ईएमआई पे, तो हमें जो है सिर्फ अमाउंट जो हमारा पेमेंट का है वो ईएमआई में पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट होता है, न कि जो उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस है वो ईएमआई में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसका पेमेंट तो पूरा का पूरा ही होगा, जितना भी है, चाहे वो 16,000 का हो, चाहे 50,000 का हो या कई लाख का हो, उसका पेमेंट तो पूरा का पूरा एक साथ ही हो जाएगा। लेकिन हमें जो पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड का, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का, वो जो पेमेंट होगा वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे जो एक डीएसएलआर ख़रीदना हो जिसका प्राइस 50,000 रुपये है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से वो डीएसएलआर परचेज़ कर लिया। अब देखिए ईएमआई के बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो जो डीएसएलआर परचेज़ कर लिया तो मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये कट गए, यानी कि चले गए, पेमेंट हो गया उस डीएसएलआर के लिए। अब मुझे लगा कि 50,000 रुपये अगर मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना हो गया तो काफ़ी ये भारी पड़ जाएगा मेरे जेब पे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो मैं बैंक को कॉल करूँगा और कहूँगा जो मेरा पेमेंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दें। तो जो मेरा पेमेंट होगा वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेरे क्रेडिट कार्ड की बिल आएगी वो उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से मैंने ईएमआई बनवाई होगी। तो मंथली मुझे पेमेंट करना होगा हर महीने, उसी हिसाब से बिल जनरेट होके आएगी। तो यहाँ पे जो है देखिए, जो मुझे पेमेंट करना हो गया मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ वो ईएमआई में कन्वर्ट हुआ है, न कि जो प्रोडक्ट जैसे डीएसएलआर मैंने ख़रीदा था उसका प्राइस ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका पूरा पेमेंट जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पे जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट है सिर्फ वो ईएमआई में कन्वर्ट होता है और इसीलिए आपको इंटरेस्ट भी उसके साथ में देना पड़ता है, यही वजह है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 60,000 हो और मुझे एक डीएसएलआर परचेज़ करना हो 50,000 का, तो मैंने अगर अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे वो डीएसएलआर परचेज़ किया तो 50 के 50,000 की लिमिट तो मेरी चली जाएगी कि उस क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि 50,000 डायरेक्टली उससे पेमेंट हो जाएंगे। अब जो मुझे पेमेंट करने हैं बैंक को वो सिर्फ कन्वर्ट होगा ईएमआई में। तो अब मुझे जो मंथली पेमेंट करना होगा, जैसे भी मैंने ईएमआई बनवाई होगी उसका मुझे जो पेमेंट मंथली करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाता है और इसकी एक प्रोसेसिंग फ़ी भी होती है जो 0.5% से लेकर के 1% तक की होती है। तो बात करते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड ईएमआई है ये कैसे काम करती है। तो इसका फंडा समझने का बिल्कुल ईजी है कि यहाँ पे 3 पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहले आप यानी कि कस्टमर, और उसके बाद जो भी आपका बैंक जो आपकी कंपनी है क्रेडिट कार्ड की वो, और उसके बाद जो है थर्ड आता है मर्चेंट, यानी कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस परचेज़ किया है वो। तो अब यहाँ पे आप जो पेमेंट करते हो कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, तो आप वो ईएमआई पे ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए
EMI बनवा लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो 40,000 का है वो आपने ख़रीद लिया। अब आपको मंथली पेमेंट करना होगा, जितना भी आपका जो है EMI का अमाउंट बने उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस था 40,000 रुपये, उसका पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से पूरा हो गया है, आपके बैंक के ज़रिए पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब जो मर्चेंट है वो तो इस मैटर से बाहर हो जाएगा, यानी कि जहाँ से आपने जो है परचेज़ किया है अपना मोबाइल फ़ोन, उसको तो पूरा पेमेंट मिल चुका है, उसको तो अब कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना रास्ता नापेगा। अब यहाँ पे बनते हैं आप और फिर आपका बैंक, आपकी क्रेडिट कार्ड की कंपनी। तो अब जो आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए हैं, यानी अपने क्रेडिट कार्ड से जो 40,000 रुपये खर्च किए हैं, उसको आपको बैंक को लौटाना होगा, यानी उसका पेमेंट करना होगा। अब ये पेमेंट आप कैसे करते हैं वो आप और आपका बैंक समझे। जैसे आपने उसको EMI बनवाई है, अगर आप उसको वैसे पेमेंट करेंगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट के साथ में वो मंथली पेमेंट लेता रहेगा जब तक कि उसका पेमेंट पूरा ना हो जाए। और जिस दिन आपका मूड हुआ कि नहीं, मुझे जो है एक ही साथ पूरा का पूरा पेमेंट अब कर देना है और ये जो EMI ये मुझे ख़त्म कराना है, तो आप वो भी करा सकते हैं, पूरा का पूरा पेमेंट कर सकते हैं एक साथ में। बस ये है कि वहाँ पे कुछ पेनल्टी वगैरह आपको देनी होती है, तो वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी के साथ साथ और जो इंटरेस्ट वगैरह था वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप इस तरह से सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो मैटर होता है ये आपके और आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच में होता है, यानी कि आपके और आपके बैंक के बीच में होता है कि आप जो पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने EMI बनवा लिया है तो आप उसका मंथली पेमेंट करते रहे, वो आपके बैंक के पास पहुंचता है, ना कि जहां से आपने कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज़ किया हो, चाहे फिर वो मोबाइल फ़ोन हो, TV हो, फ्रिज हो, AC हो, कूलर हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब कि जो पेमेंट होता है वो तो पूरा का पूरा कर दिया जाता है आपके बैंक की तरफ से, जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया हो। बस अब आपको जो पेमेंट करना है वो बैंक को करना है अपने, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना है। तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपसे जो पैसे लिए जाते हैं वो किस्त में लिए जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बैंक ने पहले से ही आपने जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज़ की है उसका पेमेंट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे बैंक इतनी सहूलत दे रहा है कि पहले से आपका पेमेंट हो गया, तो अब आपको बैंक को तो कुछ लौटाना पड़ेगा ना उसका फ़ायदा, तो बैंक को यहाँ पे उसका कुछ फ़ायदा मिलना तो चाहिए ना, तो इसलिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो एक बात तो आपको समझ आ गई नहीं कि जो भी आपने जो सामान वगैरह, चाहे अपने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी EMI बनवाई हो, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं उसका पेमेंट पूरा का पूरा बैंक कर देता है जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया हो। बाद में जो आपका पेमेंट रह जाता है कि आपको बैंक को लौटानी है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना है, सिर्फ वो बिल यानी वो पेमेंट वो EMI में कन्वर्ट होता है। तो वो जो आप EMI यानी कि मंथली पैसे भरते रहते हैं कि वो पेमेंट पूरा हो, तो वो आपके और आपके बैंक के बीच का मैटर होता है। तो इसलिए दोस्तों आप सिर्फ वही प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं या फिर वही सर्विस परचेस कर सकते हैं EMI पे जिसका प्राइस आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के अंदर आता हो। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी है उतनी ही लिमिट का आप जो प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस EMI पर ख़रीद सकते हैं। और अगर ऐसा करना चाहा आपने कि 40,000 की आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और वहाँ पे 55,000 का कोई जो है प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया EMI पे, तो 5,000 यहाँ पे तो एक्स्ट्रा जाएंगे ना। मतलब अगर ऐसा इस्तेमाल कर लें आप और आपका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे पेमेंट कर भी दे तो वो ओवर लिमिट मानी जाएगी, तो फिर वहाँ पे ओवर लिमिट के चार्जेस पेनल्टी वगैरह पड़ेगी, तो फिर आपको वो जो है समझना होगा। तो बहरहाल दोस्तों एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जितनी भी हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है हम उतनी ही लिमिट का कोई जो है प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस परचेज़ कर सकते हैं। लिमिट के बाहर के प्राइस का कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस है तो वो हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं। EMI पे भी परचेज़ करना हो तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेमेंट होता है दोस्तों वो एक साथ ही हो जाता है। जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस हो या फिर सर्विस का प्राइस हो वो एक साथ में पेमेंट कर देता है हमारा बैंक। तो इसलिए जितने भी प्राइस का प्रोडक्ट है उतनी ही लिमिट हमारे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होगी, चाहे आप उसको EMI पे लें या फिर बिना EMI पे लें। जितना प्रोडक्ट का प्राइस है उतनी लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड से काट ली जाएगी। जैसे 50,000 का कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 50 के 50,000 की लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट कर ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर वही जो आपको 50,000 पेमेंट करने होते हैं वही सिर्फ EMI में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में आप जो है मंथली पेमेंट करते रहते हैं। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है और इसको मैं एग्जांपल दे के अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है EMI पे। मान लीजिए आपने एक DSLR परचेज़ किया है
जिसकी कीमत है 50,000 रुपये और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 60,000 रुपये। तो 50,000 रुपये से जब आपने जो है प्रोडक्ट परचेज़ किया तो 50,000 रुपये तो डायरेक्टली वो आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिर जो 50,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हुए हैं ये वापस कब आपके क्रेडिट लिमिट में शो होंगे, मतलब आपकी क्रेडिट लिमिट वापस से कैसे 60,000 रुपये पूरी की पूरी होगी, क्योंकि 50,000 रुपये यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। तो अब इसका क्या होगा, और वहाँ पे हमें जो पेमेंट करना है वो तो मंथली हमें जो भी हमारी EMI बनी है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4,500 की हमारी EMI बनी है, तो हम 4,500 रुपये पे कर रहे हैं मंथली। तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड से लिमिट डिडक्ट हुई है वो वापस कब आएगी। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जैसे जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते जाएंगे, यानी EMIs का पेमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है जो डिडक्ट हुई थी वो रिलीज़ होती जाएगी, फ्री होती जाएगी। जैसे 1 महीने आपने पेमेंट किया तो 50,000 रुपये जो डिडक्ट हुए थे, अब 1 महीने आपने पेमेंट किया 1 साल के लिए, मान लीजिए आपने FD कराई थी तो 4,166 रुपये कुछ इसी तरह के जो है EMI आपकी बनेगी। तो 4,166 रुपये वो आपने पेमेंट कर दिया 1 महीना, उसमें जो है अलग से आपका वो भी इंटरेस्ट भी जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट अलग से उसमें लग करके आता है। तो फिर जो है 4,166 रुपये आपकी लिमिट में ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो है आपकी लिमिट फ्री होती रहेगी, आपकी लिमिट जो डिडक्ट हुई थी वो रिलीज़ होती रहेगी, और फिर जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे तो जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो वापस से फुल हो जाएगी, पहले जैसे हो जाएगी 60,000 की 60,000। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने पूरे वीडियो में आप लोगों को बताना चाहा है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ बातें रिपीट करी हैं, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड मेरा वीडियो है उसी टॉपिक से रिलेटेड वो कमेंट भी करते हैं, उनका क्वेश्चन भी रहता है। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया इंस्टा से FD अकाउंट पे जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है कि अगर आप FD ब्रेक कर देते तो आपका क्रेडिट कार्ड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो नीचे ऐसा कमेंट भी रहेगा कि अगर हम जो FD ब्रेक कर देते तो हमारा क्रेडिट कार्ड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। हालांकि पूरी की पूरी वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है, मैंने वही वीडियो के अंदर बताया, लेकिन फिर भी जो है लोग इस तरह कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं बातों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की आप कोशिश करूँगा आगे से, ताकि फटाफट से वीडियो ख़त्म हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम बचे। बस आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।